हेलो इंजीनियर्स। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पीवाईक्यू हम लोग 2022 का कर रहे थे। उसका सेकेंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। एंड कीप वॉचिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन कोहेजन एंड कपलिंग, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ईच ऑफ देम। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कोहेजन एंड कपलिंग। तो ये रहा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोहेजन कपलिंग क्या होता है। तो वो डिग्री ऑफ बिलोंगिंग, मतलब एक दूसरे से कितना बिलोंग कर रहा है, ये सब चीज़ को डिफाइन करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो उस चीज़ को अभी हम लोग इस लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है कोहेजन क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार तो पूछता है बीयू में, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। और ये ऐसे नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो फिर दो क्वेश्चन में एक पूछ लेगा। मतलब कोहेजन कपलिंग तो मतलब मोस्ट फेवरेट होता है, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वेश्चन आते हैं उन सबको पूछना होता है। तो कोहेजन रेफर्स टू द डिग्री टू विच एलिमेंट विद इन अ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से कितना बिलोंग करते हैं। अगर आपके मॉड्यूल का हाई कोहेजन है, मतलब हाई कोहेजन है आपके मॉड्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट है उसका, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड एट दैट द मॉड्यूल परफॉर्म अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। वो मॉड्यूल जो है वो क्लोजली रिलेटेड है और कोई सिंगल टास्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। लो कोहेजन इंडिकेट दैट अ मॉड्यूल हैज़ मल्टीपल अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपके मॉड्यूल में लो कोहेजन है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनके बीच, तो ये इंडिकेट करता है कि मॉड्यूल के पास मल्टीपल अनरिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोहेजन हाई है मतलब क्या, कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सारे मॉड्यूल मिलके कंप्लीट कर रहे हैं उसको। तो कितने टाइप ऑफ कोहेजन होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन क्या होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है आपको, फंक्शनल है द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क। फंक्शनल कोहेजन क्या होता है कि एलिमेंट मॉड्यूल जो होता है वो ग्रुप होता है और कंट्रीब्यूट करता है एक सिंगल वेल डिफाइंड, जो टास्क अच्छे से डिफाइन किया गया है उसके लिए। इसके लिए हाईएस्ट और मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ कोहेजन होता है फंक्शनल कोहेजन। तो सबसे डिजायरेबल और हाँ, सबसे डिजायरेबल कोहेजन कौन सा होता है, वो होता है फंक्शनल कोहेजन। और एग्जांपल में हो गया इसका फंक्शन दैट कैलकुलेट रिटर्न ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट है सिक्वेंशियल कोहेजन। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, थोड़ा कम। हाँ, सिक्वेंशियल कोहेजन क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज द आउटपुट फ्रॉम वन पार्ट सर्व एज इनपुट टू द अदर पार्ट। ये एक पूरा मॉड्यूल हुआ, इसमें एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है। तो एलिमेंट 1 का जो आउटपुट होगा वो एलिमेंट 2 का इनपुट होगा। तो ऐसे को हम लोग सिक्वेंशियल कोहेजन कहते हैं। और ये द टास्क आर रिलेटेड एंड फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसमें जो टास्क होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही चलेंगे। जैसे फर्स्ट का जब तक आउटपुट नहीं आएगा 2 को इनपुट नहीं मिलेगा, तो पहले हमारा फर्स्ट चलेगा फिर सेकंड चलेगा। तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो गया। और इसमें इसका एग्जांपल है अ फंक्शन दैट रीड्स डेटा फ्रॉम फाइल, प्रोसेस इट, राइट द रिजल्ट टू अनदर फाइल। पहले जब तक हम लोग रीड नहीं करेंगे तब तक उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे उसको राइट नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद है कम्युनिकेशनल या इंफॉर्मेशनल कोहेजन। द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज दे ऑपरेट ऑन द सेम पीस ऑफ डेटा और रिसोर्स। इसमें एलिमेंट को इसलिए ग्रुप किया जाता है ताकि वो, क्योंकि वो सेम पीस ऑफ डेटा या रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन अ डेटाबेस सच एज कनेक्टिंग क्यूरीज और अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोहेजन क्या होता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कोहेजन है हमारा प्रोसीड्यूरल कोहेजन। द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर ग्रुप बिकॉज दे फॉलो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन इफ दे ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा। अगर इसमें एलिमेंट्स को क्यों ग्रुप किया जाता है इस कोहेजन में प्रोसीड्यूरल कोहेजन में, इसलिए क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को फॉलो करते हैं। और अगर इवन इफ दे ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा पे भी अगर हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं तो भी वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही को ही फॉलो करते हैं। जिसका एग्जांपल इनिशियलाइजेशन रूटीन दैट सेट अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम। उसका है टेम्पोरल कोहेजन। The element of the modular group because they are related by time and are executed together as a specific time.
आप लोगों को समझ में आया ये चीज़? इसमें के जो एलिमेंट होते हैं इस मॉड्यूल के, उनको ग्रुप किस चीज़ के बेसिस पे किया जाता है कि वो एक दूसरे से टाइम से रिलेटेड होते हैं और एग्जीक्यूट होता है एक साथ एक स्पेसिफिक टाइम पे. एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन दैट परफॉर्म वेरियस स्टार्टअप टास्क व्हेन अ प्रोग्राम बिगिंस सच एज लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग. उसके बाद है लॉजिकल कोहेजन. लॉजिकल कोहेजन क्या होता है? द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर ग्रुप्ड बिकॉज दे परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज़. अब इसमें हम लोग ग्रुप करते हैं कि वो सेम टाइप का टास्क करता है, सेम टाइप का एक्टिविटी करता है, इसलिए हम लोग उन लोगों को ग्रुप कर देते हैं. बट द स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू बी एग्जीक्यूटेड डिटरमाइन द कंट्रोल वेरिएबल. और देखिए सेम टाइप का एक्टिविटी करता है लेकिन कौन सा एक्टिविटी करेगा वो स्पेसिफाइड करता है कंट्रोल वेरिएबल. नेक्स्ट है कोइंसिडेंशियल कोहेजन. कोइंसिडेंशियल कोहेजन क्या होता है? द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल हैव नो मीनिंगफुल रिलेशनशिप टू वन अनदर. इसमें क्या होता है कि मॉड्यूल है, उसके अंदर एलिमेंट है, लेकिन उन लोगों के बीच कोई सा भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है. मतलब एक हद तक वो लोग इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहे हैं. ये लोएस्ट होता है और लेस डिजायरेबल होता है. अगर हमारा कोई मॉड्यूल है तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि हाई कोहेजन और लो कपलिंग हो. ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोहेजन बहुत कम है, तो ये लेस डिजायरेबल है. और एग्जाम्पल, अ यूटिलिटी क्लास दैट contains a mix of unrelated method such as method to calculate the sum of an array and another convert string to uppercase. तो इनको आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये बहुत लेस डिजायरेबल होता है कोइंसिडेंशियल कोहेजन. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग के बारे में. ओके, कोहेजन क्या था? डिग्री ऑफ डिपेंडेंस था. कपलिंग क्या है? डिग्री ऑफ कोहेजन था कि एक मॉड्यूल दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहा है, और लेकिन एक मॉड्यूल नहीं, एक मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, वो था कोहेजन. कपलिंग क्या है? सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी. ठीक है, लो और लूज कपलिंग मीन्स दैट मॉड्यूल आर इंडिपेंडेंट और हैव फ्यू डिपेंडेंसी, जो कि डिजायरेबल होता है क्योंकि ये सिस्टम को ईजियर बनाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए. अगर ये मॉड्यूल हमारा इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम लोग सिस्टम को ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं. नहीं तो हम लोग को पहले इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, फिर इसमें मॉडिफिकेशन और ये फर्दर जिस पर डिपेंड करेगा उसमें करना होगा. इसलिए फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? हाई कोहेजन, लो कपलिंग. Indicates that modules are highly dependent on each other, which can make the system more complex and hard to maintain. Okay, types of coupling. पहला है कंटेंट कपलिंग. कंटेंट कपलिंग क्या होता है? वन मॉड्यूल डायरेक्टली मॉडिफाइड, एक मॉड्यूल जो है वो डायरेक्टली मॉडिफाई कर दे या फिर डायरेक्टली डिपेंड हो कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल के. ये हाईएस्ट और लिस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ कपलिंग होता है. ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए कि हाईएस्ट कौन सा होता है, तो कोहेजन कपलिंग होता है, कंटेंट कपलिंग होता है. सॉरी, मतलब एक मॉड्यूल में जो भी कंटेंट है वो दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर जाए. ठीक, तो और इसका एग्जांपल होता है मॉड्यूल ए डायरेक्टली एक्सेसेस एंड चेंज द इंटरनल डेटा ऑफ मॉड्यूल बी. उसके बाद है कॉमन कपलिंग. कॉमन कपलिंग क्या होता है कि मल्टीपल मॉड्यूल शेयर द सेम ग्लोबल डेटा. बहुत सारे मॉड्यूल जो है सेम ग्लोबल डेटा को शेयर करें, तो ये भी कपलिंग बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है. और सेवरल मॉड्यूल्स एक्सेस द मॉडिफाइंग अ ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करता है सब बहुत सारा मॉड्यूल मिलके. उसके बाद है एक्सटर्नल कपलिंग. एक्सटर्नल कपलिंग क्या होता है? मॉड्यूल्स डिराइव एक्सटर्नल सिस्टम और इंटरफेसेस. मॉड्यूल जो है एक दूसरे पे कैसे डिपेंड हो? तो एक्सटर्नल सिस्टम और इंटरफेसेस के लिए डिपेंड हो. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है अ मॉड्यूल दैट डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक्सटर्नल एपीआई. नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सटर्नल कपलिंग के बाद? एक्सटर्नल कपलिंग के बाद आता है हमारा कंट्रोल कपलिंग. कंट्रोल कपलिंग क्या होता है? वन मॉड्यूल कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अनदर बाय पासिंग इट इन्फॉर्मेशन. एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा. कैसे कंट्रोल करेगा? तो इन्फॉर्मेशन पास करना है कि क्या तुमको करना है, क्या तुमको नहीं करना है. और इसमें एग्जाम्पल होता है कि पासिंग कंट्रोल फ्लैग. अ मॉड्यूल दैट सेंड्स अ कंट्रोल फ्लैग टू अनदर मॉड्यूल टू स्पेसिफाई विच एक्शन टू टेक. अगर ये मॉड्यूल कंट्रोल फ्लैग 1 भेजता है तो ये मॉड्यूल टास्क परफॉर्म करेगा, अगर ये 0 भेजता है तो ये मॉड्यूल टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. मतलब ये मॉड्यूल टोटली इस मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहा है. नेक्स्ट है स्टैम्प या डेटा स्ट्रक्चर्ड कपलिंग. मॉड्यूल दैट शेयर अ कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर ओनली अ पार्ट ऑफ इट यूज बाय ईच मॉड्यूल. एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसमें का एक पार्ट मॉड्यूल 1 यूज कर रहा है, दूसरा पार्ट मॉड्यूल 2 यूज कर रहा है. पासिंग एन इंटायर ऑब्जेक्ट और डेटा स्ट्रक्चर व्हेन अ फ्यू फील्ड्स आर नीडेड. नेक्स्ट है डेटा कपलिंग. डेटा कपलिंग क्या होता है? मॉड्यूल शेयर डेटा थ्रू पैरामीटर्स. इच डेटम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आप देख लीजिएगा. इच डेटम इज एन एलिमेंट्री पीस. ओके, डेटा का शायद सिंगुलर होता है डेटम.
आप इस चीज़ को सर्च कर लिया, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं करूँगी बाद में जाके आपको मैम ने तो गलत बता दिया, नहीं ऐसा नहीं है। इस डेटा इज एन एलिमेंट्री पीस, द मॉड्यूल ऑपरेट ऑन दिस डेटा इंडिपेंडेंटली। इसका एग्जाम्पल है पासिंग सिंपल डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग बिटवीन मॉड्यूल्स, एक दूसरे के बीच में इंटीजर्स, फ्लोट और स्ट्रिंग को पास करना। उसके बाद है मैसेज कपलिंग। मैसेज कपलिंग में क्या होता है कि मॉड्यूल्स जो होता है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे को मैसेज भेज के या फिर कोई मेथड को कॉल करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे, विथ नो डेटा शेयरिंग। डेटा शेयर नहीं होता है लेकिन मॉड्यूल एक दूसरे को मैसेज भेजता है। ये लोएस्ट और मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ कपलिंग होता है, मैसेज कपलिंग, यूजिंग पब्लिक मेथड टू इंटरेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको कि केस टूल्स क्या होते हैं, शायद, लेट मी चेक, या क्वेश्चन नंबर 4 का भी, व्हाट आर केस टूल्स, विथ अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ केस टूल्स। ओके, केस टूल्स क्या है और सुटेबल डायग्राम से कैटेगरीज ऑफ केस टूल्स आपको बताने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नोन एज केस। केस टूल जो होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक सपोर्ट बहुत सारे फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। द इनहेंस प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, फैसिलिटेट करता है मेंटेनेंस को। केस टूल ब्रॉडली कैटेगराइज बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी एंड द फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दे सपोर्ट। ओके, स्पेसिफिक कैटेगरीज और एग्जांपल ऑफ केस टूल्स देख लेते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस और मैनेजमेंट टूल। आपको जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको कौन कौन से केस टूल की यूज होगी, तो फैसिलिट IBM रेशनल रिक्वेस्टेड प्रो और जामा सॉफ्टवेयर की यूज़ होती है और वो करता क्या, फैसिलिटेट करता है कैप्चरिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है मॉडलिंग एंड डिज़ाइन टूल्स। डिज़ाइन करने में आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स की ज़रूरत होती है, फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विजियो, लूसिड चार्ट और रेशनल रोज। प्रोवाइड फंक्शनैलिटीज टू क्रिएट वेरियस सॉफ्टवेयर मॉडल एंड डायग्राम। तो मतलब क्या मॉडल और डिज़ाइन टूल है तो ये इसका क्या होगा, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर मॉडल और डिज़ाइन को बनाने के लिए, और एग्जांपल ये सब है इसका। उसका कोड जनरेशन टूल्स क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा कोड फ्रॉम हाई लेवल स्पेसिफिकेशन और मॉडल, इसका एग्जांपल कोड स्मिथ, IBM रेशनली। उसका बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ये हेल्प करता है मैनेज करने के लिए, बहुत आसान है आपको समझ में। जैसे कि आप लोग देख रहे कोड जनरेशन टूल क्या करेगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ये कोड जनरेट करने में हेल्प करेगा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल क्या करेगा, हेल्प करेगा, मैनेज करेगा चेंजेस जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम टाइम के साथ होगा उसको। और बस इसका एग्जांपल बस आपको याद रखना। आप अगर एक भी एग्जांपल याद रखते तो वो इनफ है, आपको तीनों का तीनों एग्जांपल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। टेस्ट एंड डिबगिंग टूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, डॉक्यूमेंटेशन टूल है। ओके, आई थिंक अब सही है। डॉक्यूमेंटेशन टूल है, डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है। उसका डॉक्यूमेंटेशन टूल में विजुअल स्टूडियो आपको टेस्टिंग एंड डिबगिंग में दिख रहा होगा, और आप लोग तो अच्छे से विजुअल स्टूडियो को पहचानते ही हैं क्योंकि आप CSE के स्टूडेंट्स हैं। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट था कि कोकोमो मॉडल के बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो कोकोमो मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में हर साल पूछता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। 5 का A था शायद ये क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल इज कोकोमो मॉडल, एक वेल नोन सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है, कॉस्ट को एस्टिमेट करने का मॉडल है, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया था बैरी बॉम इन 1981। ये प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चर्ड वे जिससे हम लोग है ना एस्टिमेट कर सके कॉस्ट कितना लग रहा है, एफर्ट कितना लग रहा है, एंड शेड्यूल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कोकोमो हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स। कोकोमो साल के साथ हमेशा इवॉल्व किया है, और 3 तरह का कोकोमो मॉडल है अभी हमारे पास। पहला है बेसिक, दूसरा है इंटरमीडिएट, तीसरा है कोकोमो 2। ईच ऑफ दिस मॉडल ऑफर्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी। और सारे मॉडल में हमेशा मतलब डिटेल वो क्या किया है, इंक्रीज किया है एक्यूरेसी और डिटेल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट है बेसिक कोकोमो मॉडल। बेसिक कोकोमो मॉडल सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द मॉडल होता है। ये एस्टिमेट करता है effort based on the size of the software product measured in the lines of code। कोकोमो मॉडल बेसिक कोकोमो मॉडल कुछ नहीं होता है। ये क्या करता है, ये जो एफर्ट और कॉस्ट को जो कैलकुलेट करता है ना, ये लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे, तो हमारे कोड का साइज कितना है उसके बेसिस पे करता है। ये सिंगल इक्वेशन यूज करता है कॉस्ट एफर्ट एस्टिमेट करने के लिए एफर्ट को।
तो अब हम लोग देखेंगे कि इफर्ट निकालने का बेसिक कोकोमो मॉडल में फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके बाद फॉर्मूला होता है आपको, लेट मी चेंज द पेन, ओके, सो लेट्स राइट ए किलो लाइन ऑफ कोड रेज टू पावर बी, ये इफर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए बी जो है वो कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे, और वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ठीक है, ए और बी आपको बस ये याद रखना है। ठीक, और इफर्ट निकालने का तो ये फॉर्मूला, टाइम निकालने का बेसिक कोकोमो में फॉर्मूला होता है सी इफर्ट रेज टू पावर में डी, ओके। और पर्सन निकालने का फॉर्मूला पर्सन रिक्वायर्ड, कितने पर्सन लगेंगे टास्क को करने के लिए, मैन पावर भी जिसको कहते हैं, वो होता है इफर्ट बाय टाइम। तो ये था बेसिक का। इसमें प्रोजेक्ट कैटेगरीज क्या होता है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक क्या होता है, स्मॉल सिंपल प्रोजेक्ट जिसमें स्मॉल टीम और गुड एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेमी डिटैच मीडियम साइज प्रोजेक्ट होता है जिसमें मिक्स एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत होती है, या ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है। ठीक है, और एम्बेडेड लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है जिसमें स्ट्रिंजेंट कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। उसका है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल क्या होता है, द वर्जन एक्सटेंड, ये बेसिक कोकोमो मॉडल का आगे का वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। 1 मिनट। तो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल क्या होता है, दिस वर्जन एक्सटेंड्स बेसिक कोकोमो मॉडल बाय एडिंग अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स दैट एडजस्ट द इफर्ट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, जैसे कि हार्डवेयर, पर्सनल एंड प्रोजेक्ट फैक्टर। तो इसमें एफर्ट्स कैसे निकालते हैं, इसमें एफर्ट्स निकालते हैं AI किलो लाइन ऑफ कोड, BI इंटू EAF। ठीक है, जहाँ पे आपको AI और BI दिया होगा वो कांस्टेंट होते हैं, और EAF भी आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे। उसके बाद इसमें हाँ ये होता है हमारा इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। EAF क्या होता है, इफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि प्रोडक्ट होता है वेरियस कॉस्ट ड्राइवर जैसे कि हार्डवेयर, प्रोडक्ट, पर्सनल, ये सब आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे। तो आप EAF कैसे निकालेंगे, उस सबका प्रोडक्ट कर देंगे। उसके बाद AI BI दो कांस्टेंट है वो आपको दिए होंगे, और इन किलो लाइन ऑफ कोड के साथ उन दोनों का मल्टीप्लाई करके EAF के साथ आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद कोकोमो 2 मॉडल। कोकोमो 2 मॉडल क्या होता है, मोस्ट डिटेल और रिसेंट वर्जन जो है कोकोमो मॉडल का, जो कि डेवलप किया गया है एड्रेस करने के लिए चेंज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस सिंस दी ओरिजिनल मॉडल। ओरिजिनल मॉडल से के बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए कोकोमो 2 मॉडल बनाया गया। इट इनकॉर्पोरेट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक, कवर्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, और ये इंक्लूड करता है 3 सब मॉडल्स। फर्स्ट है एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल, दूसरा है अर्ली डिज़ाइन मॉडल, तीसरा है पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल। एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल में क्या होता है, फॉर प्रोजेक्ट्स यूजिंग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल। अर्ली डिज़ाइन मॉडल used when initial project requirements are known, और है पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल used once the architecture is defined and more detailed are known। तो आप जानते हैं कि SDLC मॉडल में इन्हीं तीनों फैक्टर को देखते हुए तो बनाया गया है, मतलब रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन कंपोजिशन, जब पहले से सारा हम लोग को रिक्वायरमेंट पता हो तो अर्ली डिज़ाइन मॉडल यूज़ किया जाता है, और जब हम लोग को आर्किटेक्चर डिफाइन हो और एंड मोर डिटेल्स आर नोन तो हम लोग यूज़ करते हैं पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल। ठीक है, तो स्टेजेस क्या होते हैं, क्वेश्चन में था कि स्टेजेस ऑफ कोकोमो मॉडल भी बताने थे, तो मैं बेसिक कोकोमो मॉडल के स्टेजेस बता रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट डिटरमाइन द प्रोजेक्ट साइज। बेसिक पे सबसे पहले ये पता करो कि प्रोजेक्ट का तुम्हारे साइज कितना है, क्योंकि बेसिक सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट का साइज क्या है, बस उसी से वो कैलकुलेट करता है इफर्ट को, टाइम को, एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिटरमाइन द प्रोजेक्ट साइज, एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन 1000 ऑफ डिलीवर सोर्स इंस्ट्रक्शन और 1000 लाइन्स ऑफ कोड। उसके बाद क्लासीफाई करो प्रोजेक्ट टाइप को, डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में क्या होता था, सिंपल प्रोजेक्ट विद स्मॉल टीम एंड गुड एक्सपीरियंस। सेमी डिटैच्ड है, मीडियम साइज टीम हो चाहिए और मिक्स एक्सपीरियंस लेवल चाहिए, या फिर एम्बेडेड बेस्ड है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनता है विथ वेरियस कॉन्स्टेंट होता है, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या करो, कैलकुलेट करो इफर्ट को, उसके बाद डेवलपमेंट टाइम को कैलकुलेट करो, उसके डिटरमाइन करो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, कितने स्टाफ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एस्टिमेट द एवरेज स्टाफिंग लेवल बाय डिवाइडिंग द इफर्ट बाय डेवलपमेंट टाइम। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये था कोकोमो मॉडल। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का ए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस. टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन. ओके, user interface design encompasses various types and most is suited to different context, drivers and user needs. आप लोगों को ये दिख रहा है? मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. और ओके, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा. हाँ, तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन वेरियस टाइप्स का होता है, और सारा जो डिज़ाइन होता है ना, यूआई यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, वो जो होता है वो सब दूसरे कंटेक्स्ट के लिए, डिवाइसेस के लिए और यूज़र नीड्स के लिए अलग अलग तरह का होता है. ठीक है, और इसका प्राइमरी गोल होता है यूज़र डिज़ाइन का फैसिलिटेट करना यूज़ ऑफ सिस्टम, इंश्योर करना उसका इंट्यूटिव और efficient and enjoyable. Below are the main type of user interface design. User interface design का main type ये रहा. फर्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस से तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्या कहें, मतलब जानते होंगे उसको, क्योंकि आप क्या करते हैं, कंसोल या फिर टर्मिनल खोलते हैं तो वो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है अपने लैपी में. तो यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड इनटू अ कंसोल और टर्मिनल. कैरेक्टरिस्टिक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है. रिक्वायरमेंट होता है इसका नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक कमांड्स एंड सिंटैक्स, और हाईली इफिशिएंट होता है एक्सपर्ट यूज़ के लिए. एग्जाम्पल है यूनिक्स, लाइनेक्स, टर्मिनल्स, विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट. नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या करता है, वो अच्छे से इंटरेक्टिव बनाता है. उसमें आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होता है, जो कि अगर यूज़र उतना मतलब कंप्यूटर का है नहीं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर उसको उतनी समझ नहीं है इन सब चीज़ों की, तो भी वो इस पर आराम से इंटरेक्ट कर सकता है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसी हेल्प के लिए ही बनाया जाता है. ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल आपको क्या हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया. ठीक है, ये जो कंपाइलर्स वगैरह होते हैं वो आपको इंटरेक्ट करने में GUI ही प्रोवाइड करते हैं. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू ग्राफिकल एलिमेंट लाइक विंडोज़, आइकॉन्स, बटन्स एंड मेन्यूज़. कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, विजुअल एलिमेंट प्रोवाइड करता है अच्छे से इंटरेक्शन के लिए, सुटेबल होता है वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए इंक्लूडिंग नॉन एक्सपर्ट्स. ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया. सपोर्ट करता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, और एग्जांपल होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS एक्सेट्रा. नेक्स्ट है मेनू ड्राइवर इंटरफेस. इसमें क्या होता है, यूजर्स नेविगेट करता है सिस्टम सीरीज ऑफ मेन्यूज और सब मेन्यूज. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ऑफन यूजिंग सिस्टम विथ लिमिटेड इनपुट ऑप्शंस. वैसे सिस्टम जिसमें इनपुट ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं उसमें ये यूज़ होता है. ये सुटेबल होता है नो वॉइस यूजर्स ड्यू टू स्ट्रेट फॉरवर्ड नेविगेशन के लिए. नो वॉइस यूज़र के लिए ये सुटेबल होता है क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नेविगेशन होता है. उसके बाद कैन बी हायरार्किकल लीडिंग टू नेस्टेड मेन्यूज़. मतलब क्या, फर्स्ट इस मेन्यू में जाइए, उसके बाद इसमें जाइए, उसके बाद इसमें जाइए, उसके बाद इसमें जाइए, तो ये हायरार्किकल हो गया ना. जैसे एग्जांपल है ATM मशीन, अर्ली मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा. उसके बाद है फॉर्म बेस्ड इंटरफेस. फॉर्म बेस्ड इंटरफेस क्या होता है, इसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम से बाय फिलिंग आउट फॉर्म्स फिल कर करके वो सिस्टम से इंटरेक्ट करता है. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सुटेबल फॉर डेटा एंट्री एंड सबमिशन टास्क. उसके बाद है फील्ड्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड ड्रॉप डाउन मेन्यूज गाइड यूज़र इनपुट. और थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है कॉमनली यूज इन वेब एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरिंग यूज़र इंटरफेस इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सर्वे फॉर्म्स. उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस. ये क्या होता है, ये इंटरेक्ट करता है सिस्टम से नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके. या तो आप टाइप करके दोगे या फिर आप बोल करके इसको इनपुट दोगे. ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज. यूज़र अपने लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकता है. रिक्वायर्स एडवांस पार्सिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज. कॉमन सेंस की बात है, ये अगर आपके लैंग्वेज को समझ रहा है तो इसको आपके लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसके बाद इंक्रीजिंगली कॉमन विद द राइज ऑफ वॉइस असिस्टेंट. वॉइस असिस्टेंट के बीच ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. नेक्स्ट, और इसका एग्जांपल है सीरी, गूगल असिस्टेंट, चैटबॉट्स. उसके बाद टच यूज़र इंटरफेस. इसमें क्या होता है, यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू टच गेस्चर्स ऑन द टच स्क्रीन. जैसे आपका स्मार्टफोन, टैबलेट. कॉमन इन मोबाइल डिवाइस, टैबलेट सपोर्ट मल्टी टच गेस्चर जैसे पिंच, स्वाइप, टैप. इंक्लूसिव फॉर यूजर्स accustomed टू टच डिवाइसेस. एग्जाम्पल iOS, एंड्रॉयड डिवाइसेस वगैरह वगैरह. 7 है
यूज़र वॉइस यूज़र इंटरफेस, ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है सिस्टम से वॉइस कमांड के थ्रू। एग्जांपल है इसका हैंड्स फ्री इंटरेक्शन, आइडल फॉर मल्टीटास्किंग, इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड इनटू स्मार्ट होम्स डिवाइसेज एंड वर्चुअल असिस्टेंट एंड रिक्वायर्स एक्यूरेट वॉइस रिकॉग्निशन एंड प्रोसेसिंग, जैसे अमेजन एलेक्सा, गूगल होम, वॉइस एक्टिवेटेड कार सिस्टम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना, मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। 6 का भी, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस। ओफो, हाँ, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक, हाँ 6 का बी, 1 सेकेंड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या समझ में आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से 2-3 चीज़ें दिमाग में आती है, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर आता है हमारा क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम वेयर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, जैसे कि, और सारा फोकस करता है सॉफ्टवेयर को रिफाइन करने के लिए, उसके बिहेवियर को अलाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म से। और मेन स्टेजेस क्या होता है, तो फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये सब में होता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बनता है और उसमें आपका फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखा जाता है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, फर्स्ट होता है कलेक्ट करना रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर से, इंटरव्यूज़ और सर्वेज और डॉक्यूमेंट एनालिसिस के थ्रू। उसके बाद होता है आइडेंटिफाई करना यूज़ केसेस सिनेरियो डेट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इन अ क्लियर एंड कॉन्साइज मैनर ऑफन यूजिंग यूज़ केस। उसके बाद सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस में एनालाइज द रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम डोमेन एंड एस्टेब्लिश अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर द सिस्टम। एनालाइज कर लेना सारे रिक्वायरमेंट को, उसके बाद वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, उसका कंसेप्चुअल मॉडल तैयार करना, जैसे आइडेंटिफाइज की इंटिटीज कंसेप्ट विद इन द प्रॉब्लम डोमेन, क्रिएट हाई लेवल मॉडल सच एज के यूज़र केस, यूज़ केस डायग्राम एंड डोमेन मॉडल। उसके बाद है नेक्स्ट डिफाइन सिस्टम बाउंड्रीज एंड इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल इंटिटीज़। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये थर्ड स्टेप है, हाँ ये थर्ड स्टेप है। इसमें करते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन। इसमें क्या करते हैं, एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं, और जो कि मैप करता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल्स को, रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस मॉडल को मैप करता है। उसमें क्या करता है, डिफाइन करते हैं सिस्टम के मेजर कंपोनेंट को जिससे कि इंटरेक्ट किया जाता है एंड देयर इंट्रैक्शन। उसके बाद क्रिएट करते हैं क्लास डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करता है सिस्टम के की क्लासेस और रिलेशनशिप को। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच क्लास और उसका एट्रीब्यूट और मॉडल। उसके बाद करते हैं डेवलप्ड इंट्रैक्शन डायग्राम, हम लोग डेवलप करते हैं और इलस्ट्रेट करते हैं फ्लो कंट्रोल, हमारा किस तरह से फ्लो कंट्रोल होगा, ये सब चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी। उसके बाद है डिटेल डिज़ाइन। डिटेल डिज़ाइन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है डिफाइन करना हाई लेवल डिज़ाइन को, डिटेल ब्लूप्रिंट जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या करते, देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेके आए। रिक्वायरमेंट लेके आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, रिक्वायरमेंट लेने के बाद हम लोग क्या किया कि उसको एनालाइज किए कि उसको कंसेप्चुअल मॉडल में हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, हम ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, वर्चुअली तो हम लोग को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, हम लोग को तो मतलब कोड करके इम्प्लीमेंट करना है। तो वो चीज़ तैयार करना है, हाई लेवल मॉडल, उसके यूज़ केस क्या होंगे, कहाँ कहाँ वो किस किस डोमेन के लिए होगा, ये सब चीज़ तैयार करना। ठीक है, सेकेंड ये था। थर्ड था कि उसका क्लास वगैरह डिफाइन कर लेना कि इतने इतने क्लास बनेंगे, ये एट्रीब्यूट होगा, तो ताकि, और उसके बाद उसका डायग्राम तैयार करने लेना। फोर्थ था कि डिटेल डिज़ाइन, उसका ब्लूप्रिंट डिटेल बना लेना जिसको कि हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है, और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, डिफाइन करना डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ईच क्लास इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट, मेथड एंड विजिबिलिटी। पॉलीमॉर्फिज्म जो कि कोड को दोबारा यूज़ करना है इनहेरिटेंस वगैरह के लिए। ठीक है, स्पेसिफाई करना डिज़ाइन पैटर्न और प्रिंसिपल को, उसका डेवलप करना स्टेट डायग्राम को। ये था हमारा फोर्थ। फिफ्थ हमारा होता है, फिफ्थ है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना सारे ऑब्जेक्ट को जो कि यूज़ किया जाएगा सिस्टम में उसके इंट्रैक्शन के लिए। इसमें एक्टिविटी क्या क्या होता है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड कंसेप्चुअल डिज़ाइन। डिटरमाइन करना कैसे ऑब्जेक्ट इंट्रैक्ट करेगा अचीव करने के लिए जो फंक्शनैलिटी हम लोग को अचीव करना है। डिफाइन ऑब्जेक्ट रोल्स और कोलैबोरेशन इंश्योरिंग ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डिज़ाइन रिफाइनमेंट।
रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन टू इंश्योर इट मीट्स द सिस्टम्स रिक्वायरमेंट। ऐसे डिज़ाइन करना, ऑप्टिमाइज़ करना डिज़ाइन को, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो है ना इंश्योर कर सके कि सिस्टम का सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ है, सारे कॉन्स्ट्रेंट को वो फुलफिल किया है। उसके बाद एक्टिविटीज़ उसमें क्या क्या परफॉर्म करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस, मेंटेबिलिटी और स्केबिलिटी के लिए। रीफैक्टर क्लासेस एंड मेथड टू इम्प्रूव डिज़ाइन एंड क्लैरिटी एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद है इंश्योर adherence to design principles such as encapsulation, modularity, separation of concern। हाँ, हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओह वेट फॉर अ वाइल, या डिज़ाइन करने के बाद क्या करते हैं, तो डिज़ाइन का वेरिफिकेशन होता है, ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सब चीज़ बहुत ईजी है अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि डिज़ाइन वेरिफिकेशन, तो ये क्या करता है, वेरीफाई करता है जो डिज़ाइन हम लोगों ने बना लिया है पिछले स्टेज तक, उसको वेरीफाई करता है कि सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल है कि नहीं, सारे फंक्शन जो है वैसे काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा, तो रिव्यू लेना होगा, वॉक थ्रोज और स्टेक होल्डर से, टीम मेंबर से, वैलिडेट करना होगा डिज़ाइन को अगेंस्ट यूज़ केसेस, सिनेरियोज, बहुत सारे यूज़ केसेस, सिनेरियो, इन सबको ध्यान में रखते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट द डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ क्लियर डिफरेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्यूचर मेंटेनेंस। डॉक्यूमेंट करना डिज़ाइन को प्रोवाइड करने एक क्लियर रेफरेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्यूचर मेंटेनेंस, ताकि अगर फ्यूचर में उसको, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस जो होता है वही मेन पार्ट होता है, बनने से ज़्यादा मेंटेनेंस। तो अगर हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ज़रूरी नहीं कि जो इंजीनियर उसको अभी बना रहे अगले बार भी वही इंजीनियर बनाएंगे। तो अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए आसानी होगा, इसलिए उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसकी एक्टिविटीज़ लिखी हुई है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, प्लान द इम्प्लीमेंटेशन फेज बेस्ड ऑन द डिटेल डिज़ाइन। डिटेल डिज़ाइन जो हम लोगों ने बनाया उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन फेज को प्लान कीजिए, और मतलब कैसे प्लान होगा तो वो सब एक्टिविटीज़ लिखी हुई है नीचे। नेक्स्ट, ओ ख़त्म। तो यही सब स्टेजेस होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में। ओवरऑल क्या करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो होता है वो ध्यान रखता है कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ उसमें वो इंक्लूड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। गाइज, do let me know in the comment section you are enjoying this session, you want some modification, or you don't like these things. So I will modify things, I will take your concern, and thank you for watching. Do like, subscribe and share.